लीडरशिप। लीडरशिप लीडरशिप का नाम आते ही आज के टाइम में मोदी जी को सब जानते हैं, तो उनको जिंदगी चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मेरा। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुआ है डॉक्टर रूप सिधाना जी, और हम एक स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं आज इस साल का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मुकाबले पर। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं डॉक्टर रूपचंद सिधाना जी का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड साइकियाट्रिस्ट है एंड ही हैज अबाउट 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस, और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और डी एडिक्शन, उनके अलावा कम्युनिटी साइकियाट्री पर बहुत काम किया। और इसके अलावा उन क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ टेकचंद सिधाना मेमोरियल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और प्रेरणा डी एडिक्शन सेंटर भी चला रहा है। एंड ही हैज पायनियर्ड सो मेनी अवेयरनेस कैंपेन्स, और उन्होंने सैकड़ों प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है, और उनको बहुत सारा अवार्ड्स भी मिले हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है। और उन्होंने अपना जिंदगी पूरा ये स्टिग्मा रिडक्शन और प्रोवाइडिंग होलिस्टिक मेंटल हेल्थ केयर पे ऊपर फोकस किया है। और हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर रूप सिधाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड एंड इट इज एक्सट्रीमली एन ऑनर। आप हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कैसे हो? आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार। नमस्कार टू द ऑडियंस, दर्शकों को मेरा नमस्कार। एंड एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर सच ए काइंड इंट्रोडक्शन, एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के, स्पेशली विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाया जाता है हर वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में, उस पर्पस के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपके साथ कुछ अपने विचार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साझा करूंगा अपने विचार और अपना अनुभव। तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारा विषय बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक के अंदर हम जाने के पहले अपने मेहमान डॉक्टर रूप सिधाना जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो सर जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा, और आपके दिमाग में जो आता है आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचना, अगर तैयार है तो हम शुरू करेंगे। यस। ओके, मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। भविष्य जो है बहुत जरूरी है, ब्राइट है, पर उससे ज्यादा प्रेजेंट है। प्रेजेंट मोमेंट, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बट अच्छा, सपना। सपना सच हो जाए ऐसा हर कोई चाहता है, पर उसके लिए मेहनत, लगन और लोगों की कोऑपरेशन, सहायता साथ में चाहिए। तो मेरा सपना मानसिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना और मानसिक रोगों को दूर करना शुरू से ही रहा है, और ये आज का पॉडकास्ट उसमें एक सहायक कदम साबित होगा। ऐसा मेरा सपना पूरा करने में आप सहायता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा शब्द जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, मुझे शुरू से ये क्यूरियोसिटी रही है कि मेरे सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या चाहता है, और मैं उसके हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और धन, मनी। मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। और जो मनी है वो जेब में रहे तब तक ठीक है, जब दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेती है तो इट बिकम्स ए कर्स। वाह,
वाओ, दिल और दिमाग पे कब्जा नहीं होना चाहिए। अमेजिंग। और जिंदगी चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मेरा मानना है। अच्छा। और आविष्कार बहुत डिफिकल्ट काम है आविष्कार करना, लेकिन मैं एक ऐसे आविष्कार की तलाश में हूं जो दूसरों के मन की बात जान ले और उनको अगर कोई दुख है तो उसको दूर करने में मदद करे। ऐसा एक बॉक्स बनाना चाहता हूं कि जिसमें जो आदमी डिप्रेशन में है, जो परेशानी में है किसी भी वजह से, वो अंदर जाए और जब बाहर निकले तो वो खुश हंसता हुआ नजर आए। अच्छा। और ग्रहांतरवासी एलियंस कहते ही मुझे जो स्टिग्मा है मानसिक रोगों के ऊपर, उसके बारे में लगता है कि जो मानसिक रोगी हैं वो एलियंस नहीं हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक ऑल ऑफ अस एंड दे नीड केयर, सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम एवरीवन। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया आपने। और मेरा दूसरा शब्द नेतृत्व, लीडरशिप का नाम आते ही आज के टाइम में मोदी जी को सब जानते हैं, तो उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, मैं अभी अपने काम के लिए जब भी लीडरशिप की जरूरत होती है तो मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर सब साथ देते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट। किताब पहला जो दिमाग में आता है कि बेस्ट फ्रेंड आदमी का रहता है, और दूसरा जो किताब मेरे दिमाग में आती है वो है आई एम ओके यू आर ओके, दैट बुक व्हिच आई रेड व्हेन आई वाज डूइंग माय MBBS फाइनल 1978 एंड उसके बाद उसी ऑथर की दूसरी बुक गेम्स पीपल प्ले, जिसने मुझे अपनी जिंदगी में सोच पर और मेरे कार्यकलाप में काफी हेल्प किया, मेरी पर्सनैलिटी में जिसका असर रहा। तो दोनों बुक्स जो हैं, आई एम ओके यू आर ओके एंड गेम्स। अच्छा। और आखिरी शब्द आज का फर्स्ट रैपिड फायर राउंड में, सफलता यानी सक्सेस is only if you have passion, if you have hard work and dedication. That is your key to success. Right. सबर का पल मीठा रहता है बोलते हैं ना, like I think patience is very important. Yes. Right. Thank you सर जी, आप बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज दी फर्स्ट रैपिड फायर राउंड में, और बहुत एनलाइटनिंग भी है, बिकॉज आपका 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस जो भी विजडम है वो पूरा इसमें निकल के आया। और हम मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन के अंदर जाने से पहले मैं डॉक्टर अनिंदा सिदाना, आपका बेटी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमें कनेक्ट करने के लिए। और दोस्तों, डॉक्टर अनिंदा सिदाना जी को हम इसके पहले हमारे इंग्लिश प्लेटफॉर्म, हिंदी प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म में होस्ट किया चुका है। शी इज ए पैशनेट साइकियाट्रिस्ट एंड शी इज डूइंग अमेजिंग सोशल चेंज, और उन्होंने उनका डैड को भी रिफर किया। सो थैंक यू अनिंदा। और सर जी, आप आज हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपने 1978 में आपका MBBS ग्रेजुएशन हो गया, राइट? सो उसके बाद में आपका करियर कैसे टर्न हुआ, आप पिछले 4 डिकेड्स आप कैसे स्पेंड किया, उसके बारे में ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। यस, मैं 78 में MBBS कर रहा था, तो उससे पहले ही मेरा मन था कि मैं साइकेट्री में जाऊंगा, आई विल बिकम ए साइकेट्रिस्ट। और उसके पीछे डॉक्टर विद्यासागर, हु इज ए वेरी ग्रैंड नेम, पीपल कॉल हिम देवता इन नॉर्थन इंडिया, एंड ही वाज वर्किंग इन अमृतसर एंड रोहतक, एंड आई यूज्ड टू हियर स्टोरीज। मुझे लोगों की बातों से लगता था कि मुझे डॉक्टर विद्यासागर जैसा डॉक्टर बनना है। और फिर आफ्टर पासिंग माय MBBS फ्रॉम CMC लुधियाना,
मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में ट्राई किया तो मुझे वहां साइकेट्री नहीं मिली। मैं जनरल मेडिसिन में 1 साल मैंने वहां काम किया, बट आई डिड नॉट लाइक टू कंटिन्यू इन मेडिसिन। तो फिर मैंने वापस साइकेट्री के लिए अपना कोशिश किया और मुझे मौका मिला नूर मंजिल साइकेट्रिक सेंटर लखनऊ में काम करने का, डॉक्टर मार्जरी फॉयल के अंडर में, जो एक बहुत शानदार छोटा साइकेट्रिक हॉस्पिटल था जहां मुझे ट्रेनिंग में बहुत अच्छे अच्छे गुण मिले। उसके बाद मैं निमहंस बेंगलोर, जो देश की सबसे बड़ी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट उस टाइम भी थी और आज भी है, वहां जाकर मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया और करीब 6 महीने बाद मुझे फिर मौका मिला वापस अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में साइकेट्री में एमडी करने का। तो मैंने वहां एमडी किया और वहां मुझे सिल्वर मेडल मिला। और फिर मैं WHO के एक प्रोजेक्ट में एज ए रिसर्च ऑफिसर काम कर रहा था, तो अचानक मुझे वहां से नौकरी छोड़ करके परिवार की मदद के लिए गंगानगर शिफ्ट होना पड़ा, और जहां मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करी और 40 साल से मैं यहाँ गंगानगर में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे 5 साल सरकारी अस्पताल में काम करने का मौका मिला एज ए अफसर, और वहां मैंने साइकेट्री का और डी एडिक्शन का काम काफी अच्छे तरीके से किया। और लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं साइकेट्री में सरकारी और प्राइवेट दोनों के बीच में, मुझे लगा कि आई कैन डू जस्टिस टू प्राइवेट प्रैक्टिस, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में 1989 से अपने हॉस्पिटल बना करके जो टेकचंद सिडाना मेमोरियल हॉस्पिटल शुरू किया। और उसके बाद 2009 में जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको सपना हम कहते हैं, टू स्टार्ट ए रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो वो स्वामी विश्वास जी की प्रेरणा से मैंने वो प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र स्टार्ट किया था 2009-10 में, और जो तक हमने बखूबी चला है। और उसके बाद इस दौरान मुझे खूब सीखने का मौका मिला, क्योंकि मेरा शौक था एकेडमिक्स में। तो मैंने हर जगह कॉन्फ्रेंस में जाकर के CME अटेंड करके, और गंगानगर में भी 3-4 कॉन्फ्रेंसेस बड़े लेवल पे नॉर्थर्न इंडिया के लेवल पे की, और उससे मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, सीखने का मौका भी मिला। और मुझे गर्व है कि मुझे राजस्थान साइकेट्रिक सोसाइटी, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी सेंट्रल में भी काम करने का मौका मिला है। और इसके अलावा ट्रेनिंग में DNB कोर्स हमने शुरू किया, और साइकेट्रिक नर्सिस की ट्रेनिंग के लिए दूर दूर से हमारे पास बच्चे आते हैं। अभी भी अलवर से 50 बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। 1 महीना साइकेट्री की ट्रेनिंग हमारे यहाँ करेंगे, तो जिससे मुझे काम करने का मौका और सीखने सिखाने का, जो अपडेट रहने का जो है, वो मौका मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गंगानगर शहर छोटा है, वहां रहते हुए भी मुझे इतना कुछ करने का मौका मिला। लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे सीनियर्स ने, मेरे कोलीग्स ने, और सबसे ज्यादा जो मेरे पेशेंट्स हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और मुझ पर अभी भी मैं गर्व करता हूँ कि 35 साल से पुराने पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं, या दूसरे पेशेंट लेकर के आते हैं। अमेजिंग सर, आपका जर्नी में एक कंटिन्यूअस लर्निंग भी है, पैशन भी है, और गिविंग बैक टू कम्युनिटी। अब सारा चीजें आप ब्लेंड करके आपका करियर को ट्यून किया। और आपने विद्यासागर जी के बारे में बताया कि उन्होंने आपको इंस्पायर किया। आज मैं बोल सकता हूँ कि कई युवाओं आपको भी इंस्पिरेशन मान के उन लोग भी वो फील्ड पे आने चाहते हैं, सो विच इज वेरी गुड। और विद्यासागर जी के अलावा आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? तो गाइडिंग वॉइस मेरा फादर, जिन्होंने मुझे सिखाया कि पेशेंट्स के लिए पैशन रखना और गरीबों और अमीरों में फर्क नहीं रखना, ये चीजें मुझे अपने फादर से सीखने को मिली। और मेरे फादर
हालांकि बिजनेसमैन थे, लेकिन जब मैं काम करता था तो वो हॉस्पिटल में आकर के ये ध्यान रखते थे कि कोई यहाँ से दुखी नहीं जा रहा है, इस वजह से कि भी उसको पैसे ज्यादा लग गए या उसका किसी ने अच्छी तरह उससे बात नहीं की। ये चीजें मुझे अपने फादर से सीखने को मिली। हालांकि वो एक अनपढ़ बिजनेसमैन थे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग जो उनकी लोगों के प्रति सोच थी, वो मुझे अभी तक जब भी अगर मैं कुछ काम करना शुरू करता हूं तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज आती है। इसके अलावा डॉक्टर मूर्ति, श्रीनिवास मूर्ति, जो मेरे टीचर थे पीजीआई चंडीगढ़ में, उनकी बातें भी मुझे अभी तक अच्छी लगती हैं। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में उनसे मिलने का मौका मिला, तो इस उम्र में वो भी मस्ट बी 85, 84, अभी भी वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और काम कर रहे हैं फॉर मेंटल हेल्थ। तो उनकी एक बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो गाइडिंग वॉइस बनी है मेरे लिए, विच व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल, जब मुझे मुश्किल होती है, चाहे पेशेंट से मुश्किल है, चाहे किसी काम से मुश्किल है, तो उनका एक था कि आई एम नॉट गॉड, कि जब भी आप मुश्किल आए तो अगर आप सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप ये सोचो कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग, आप हर चीज सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये चीज जो उनकी मुझे अभी तक याद है, एंड आई फॉलो इट। और सबसे ज्यादा जो गाइडिंग वॉइसेस हैं, गाइडिंग वॉइसेस जो हैं वो पेशेंट्स की हैं या उनके फैमिली मेंबर्स की, तो समस्याएं उनकी, और अगर जो वो ठीक हो गए हैं उनके ब्लेसिंग्स, वो चीजें वो मुझे गाइड करती हैं मेरे काम करने में, मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी में। ये सारी चीजें आई एम ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन मी एंड ब्लेसिंग्स। और सर जी, आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए, ऐसे कि आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके? सबसे पहला पैशन, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने मरीजों के प्रति पैशन। दूसरा परसिवरेंस, कि भी बार बार अगर फेल हो गए हैं तो उसको आगे दोबारा कोशिश करें। और तीसरा प्रोफाउंड एम्पैथी, जो दूसरों के साथ। और मैं अभी भी कहता हूं कि मैं आज भी अपने स्टाफ को, जो मेरे पास करीब 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से जुड़े हुए हैं, वो जब 18-20 साल के थे तब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, और मैं कभी भी उनको नाम लेकर के भी बुलाना पसंद नहीं करता हूं। अगर सुरेंद्र है उसका नाम, तो सुरेंद्र जी बोलूंगा, चाहे हाँ। और उनसे प्यार रखना, उनका मान करना, वो एक जो एम्पैथी है वो सिर्फ पेशेंट से ही नहीं है, स्टाफ से और इन जनरल जो कोई भी मेरे से मिलने आता है, मुझे लगता है कि उसको कोई दुख या कष्ट नहीं पहुंचे मेरी वजह से। राइट, एक्सीलेंट। और आपने 40 साल से ज्यादा समय ये साइकियाट्री के फील्ड में काम किया है, और भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातचीत इन सालों में कैसे बदली है? लाइक व्हाट हैज चेंज्ड इन इंडिया? लॉट हैव चेंज्ड, बहुत कुछ बदल गया है, पर अभी भी बहुत कुछ बदलने वाला है। बात करें उस टाइम जब मैं गंगानगर में प्रैक्टिस के लिए आया था, या मैंने जब साइकेट्री सब्जेक्ट चुना था, तो लोग ये कहते थे कि साइकेट्री वो लोग लेते हैं जिनको और किसी ब्रांच में नहीं मिलती, स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। पर मैंने एज ए चॉइस लिया, हालांकि मेरे को मेडिसिन जो है ब्रांच पीजीआई चंडीगढ़ की बेस्ट स्पेशलिटी थी उस टाइम, इंटरनल मेडिसिन, वो छोड़ करके मैंने साइकेट्री में लिया। तो ओवर द इयर्स अब जो है, जो साइकेट्री की स्पेशलिटी, मानसिक रोगों की जो ब्रांच थी, जो बहुत पीछे थी, अब बहुत आगे है। और अब कोई शर्म नहीं करता कि मैं साइकेट्री में काम कर रहा हूं या मैं साइकेट्रिस्ट हूं।
दूसरा, साइकेट्रिस्ट का उस टाइम जो निक नेम होता था पागलों के डॉक्टर, वो अब चेंज हो गया है ओवर द इयर्स. इट हैज चेंज्ड एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट mental illness, we are talking about mental health, and we have moved on to mental wellness और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. तो बहुत चेंज आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, स्टिग्मा अभी भी प्रिवलेंट है, मौजूद है. अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए पढ़े लिखे और बड़े लोग भी आने से कतराते हैं कि लोग ये सोचेंगे कि इसके मेंटल प्रॉब्लम है. और दूसरा, किसी के परिवार में अगर मानसिक रोगी है तो उससे भी लोग अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं. उनको जो सिंपैथी, उनको जो केयर चाहिए वो नहीं मिलती है. अगर आपको जुकाम है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो आप कहते हैं भी लोग मेरा पता लेने आएंगे, दे विल गिव यू सिंपैथी, यू विल बी हैप्पी कि भी कोई मेरा पता लेने. जब किसी को डिप्रेशन है, जब किसी को गंभीर मानसिक रोग है, तो वो छुपाते हैं. परिवार वाले भी छुपाते हैं, और इसलिए छुपाते हैं कि लोग क्या कहेंगे. क्योंकि लोगों के अभी भी दिमाग में साइकेट्री के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं. और अच्छी बात यह है कि कोविड-19 के बाद, पेंडेमिक के बाद में साइकेट्री का, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों का एटीट्यूड बहुत चेंज हुआ है. क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए बहुत लोग राजी थे. उनको डॉक्टरों के क्लिनिक में नहीं जाना पड़ता था और ऑनलाइन उनको हेल्प मिलती थी. उससे साइकेट्री का इमेज, उसका अस्तित्व बहुत अच्छा हुआ है, उनकी रेपुटेशन अच्छी हुई है. और साइकेट्रिस्ट के अलावा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, दूसरे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, उन लोगों ने भी अच्छा काम किया. लोगों को जरूरत थी उन दिनों में. तो इससे पोस्ट पेंडेमिक एरा में साइकेट्री का बहुत अच्छा हुआ है. बट स्टिल वी हैव टू फाइट फॉर रिमूविंग द स्टिग्मा अगेंस्ट मेंटल इलनेस. उसके लिए हमें अभी बहुत काम करना है. नहीं, सही है सर, आपने इवोल्यूशन अच्छा समरी दिया इवोल्यूशन के बारे में. और आगे बढ़ते हैं, आपने अपने करियर में हजारों पेशेंट्स के साथ काम किया होगा, और उसमें से एक या दो पेशेंट्स के बारे में आप बता दीजिए कि जो स्टोरीज आपको दिलचस्प पे, एंड विच इज समथिंग लाइक क्लोज टू योर हार्ट. मैं नया गंगानगर में प्रैक्टिस में आया था, तो मेरा पहला जो पेशेंट जिसको मैं याद रखता हूँ और लोगों को बताता हूँ, he was an engineer by profession from a lower caste, and he was the only educated person in the whole extended family. और he had psychosis, उसको दिमागी बीमारी हुई और वो घर छोड़ करके निकल गया. He was brought back from the railway station to my clinic straight away. 10 लोग उसके साथ थे, एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था, मिट्टी से लथपथ था. और सीधा वो मेरे क्लिनिक में आया, और जहां मेरे पास पेशेंट को भर्ती करने की सुविधा नहीं थी. और उन लोगों को एक तरफ बिठा करके मेरे स्टाफ ने उसको वॉश करके, कपड़े नए पहना करके और उससे बातचीत करके मैंने उसका डायग्नोसिस बनाया, उसको ट्रीटमेंट दिया. फ्रॉम ए जूनियर इंजीनियर, he after his improvement he became superintendent engineer in the same district, and he got married. He lost his wife, got a second marriage, and all through he was in my follow up, and he was thankful, and his family was grateful to the treatment that he received, and the whole area was knowing that this person recovered from a severe mental illness. और हम स्टिग्मा खत्म करने के लिए ये एक एग्जाम्पल बहुत था. एक्सीलेंट, हाँ, बहुत बढ़िया. दूसरा एग्जाम्पल
after about a year of my practice in Ganganagar, patients family members came कि भी एक patient है उसको लेके आना है अपने गांव से. They were around 30 kilometers from my clinic, और he was around 35 years old man, and he was tied with chains at home for 1.5 years. They wanted to bring him to my hospital for treatment. And तो मुझे challenge लगा, but still I said that before you bring him, I would like to go to your village and see him and then take a decision whether you should bring him or not. So I went there, sat with him, talked to the family members, and decided that yes, we will treat him. And he was brought, and within a month's treatment, he improved so much that he was able to live in the family, and for many years he was under follow-up, and he brought many more patients from his community for treatment. And that was a memorable case for me, although I had not seen such patients in PGI, but in Bangalore it was very common to see such patients. So I had the confidence that I can handle this patient, and these are patients where I thought that I can count on this examples of severely ill people who can get well, go back to the society, and उतना प्रमोशन जूनियर इंजीनियर से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक वो रिकवर करके और उसने किया. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया और बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है आपसे बात करने से. और आगे बढ़ते हैं. और बहुत सारी कम्युनिटीज में आज भी ये साइकियाट्री पेशेंट्स या तो घर पे बंधे रहते हैं या फिर बिना किसी केयर के सड़कों पर भटक रहे होते हैं. आपके नजरिए से उन लोगों की मदद के लिए कौन सी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिया जा सकते हैं और ताकि उन्हें डिग्निटी और सही ट्रीटमेंट मिल सके? और आपके एक्सपीरियंस में जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं. इस तरह दो टाइप के जो है ना मेंटल इलनेस के पेशेंट्स जो हैं वो नेग्लेक्टेड रहते हैं. एक जो घर पे बंधे रहते हैं और दूसरे जो सड़कों पर मिलते हैं. आपको बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे घूमते हुए मिल जाएंगे, हर रोड के ऊपर आपको फुटपाथ पे मिल जाएंगे. और चाहे तो फैमिली उनकी केयर नहीं कर पा रही है, या उनका कोई है नहीं, या वो इतने ज्यादा बीमार हो गए कि वो घर छोड़ के निकल गए, उनको अपना ही नहीं पता वो कहाँ से आए थे और कहाँ रह रहे हैं. तो इस तरह से कुछ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं. और किस्सा है कि हम लोग एक एनजीओ के साथ जुड़ करके हम कम्युनिटी कैंप्स करते थे और पेशेंट्स देखते थे. उससे पहले हमने डॉक्टर धनेश गुप्ता है, सिंगापुर में काम कर रहे हैं अभी. वो अपने टाउन गंगानगर से अराउंड 60 किलोमीटर दूर वहां काम कर रहे थे. कम्युनिटी मेंटल हेल्थ कैंपेन था और करीब 17 साल हो गए उसको काम करते हुए. अभी एवरी मंथ कैंप लगता था. तो 2 साल वहां कैंप लगने के बाद में 2 साल कैंप लगने के बाद में उनको किसी ने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक पेशेंट है, वो 10 साल से जंजीरों से बंधा हुआ है. तो उनको लगा कि हमने इतना प्रचार किया, इतना हम घर घर गए, हर स्कूल में कैंप लगाया, फिर भी ऐसा पेशेंट कहाँ से आ गया जिसको केयर नहीं मिल रही. तो उनको जाकर के वहां उसको देख करके उन्होंने करीब 2 महीने मेहनत करनी पड़ी परिवार वालों के साथ में कि वो ट्रीटमेंट के लिए राजी होंगे, क्योंकि वो थक चुके थे, हार चुके थे कई जगह से इलाज करा करके, और उनको डर लगता था कि इसको खोल दिया तो ये नुकसान करेगा. इस एक पेशेंट को देख करके उसका होम बेस्ड ट्रीटमेंट होने के बाद वो ठीक हुआ. तो उस संस्था ने, निष्काम फाउंडेशन ने, एक नया प्रोजेक्ट लिया जिसका नाम रखा मुक्ति प्रोग्राम. मुक्ति मीन्स फ्रीडम. तो ऐसे पेशेंट्स को चेन से मुक्ति दिलाना और वापस
मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और आज के दिन उस संस्था में करीब 15 डिस्ट्रिक्ट में, 3 स्टेट्स की 15 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं और 300 के करीब रोगी जो घरों में बंधे हुए थे उनको उन्होंने अप्रोच किया। उसमें से करीब 250 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें 20 साइकेट्रिस्ट हैं और 300 वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट काम था, लेकिन क्योंकि वॉलंटियर्स ने एक पेशेंट को देखा, 2 को देखा, 4 को देखा, उसमें से करीब 50% पेशेंट्स जो हैं वो वापस मुख्य धारा में आ गए हैं। 300 में से अभी काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है और धीरे धीरे दूसरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट वाले भी अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ भी ये काम शुरू करें। तो डॉक्टर धनेश गुप्ता जो सिंगापुर में साइकेट्रिस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, ही कम्स फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट वंस इन 2-3 months और उनकी टीम जो लाजवाब है। इसी तरह दूसरा जो टाइप के पेशेंट्स हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, वॉन्डरिंग साइकेट्रिकली इल पेशेंट्स, होमलेस मेंटली इल पेशेंट्स, उनके लिए कई संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। तो एक संस्था जो बॉम्बे में डॉक्टर भरत वातवानी और उनकी वाइफ, उन लोगों ने करीब से 20 साल में अराउंड 9000 ऐसे वॉन्डरिंग पेशेंट्स को अपने, कुछ लोगों को घरों में पहुंचाया, कुछ लोगों ने अपना एक श्रद्धा रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो बाबा आमटे के उनके प्रेरणा से उन्होंने अपना सेंटर बनाया वहां, श्रद्धा रिहेबिलिटेशन सेंटर, और उसके काफी लोगों के वॉलंटरी सहयोग से वो लोग वॉन्डरिंग पेशेंट्स को अपने, उनका हेल्पलाइन नंबर है कि किसी को भी अगर लगे कि ये एक मेंटली इल पेशेंट है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको वो अपने सेंटर पे रिहेबिलिटेशन में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। इसी तरह एक और संस्था है अपना घर, जो इंडिया में उनके अबाउट 65 सेंटर्स है जहां 50% पेशेंट्स जो साइकेट्री के हैं, बाकी ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर का नहीं पता है, वो डेस्टिट्यूट हैं, होमलेस हैं, तो उनमें भी ऐसे काम हो रहे हैं। तो जो होमलेस मेंटली इल एंड वॉन्डरिंग पेशेंट्स के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं और जो डॉक्टर भरत वातवानी की है संस्था, बॉम्बे के हैं, उनको मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इसके अलावा इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दे दिया था 2-3 साल पहले। ग्रेट। और आगे बढ़ते हैं और मेरा दूसरा सवाल है कि मानसिक बीमारियों को लेकर कौन कौन सी सबसे बड़ी मिथ्स यानी गलत फहमियां हैं जो आज भी लोगों को मदद लेने से रोकती है? Why people are not open to seek help? हाँ, यस, मानसिक रोगों के बारे में एक ये है कि मानसिक रोगी वायलेंट होते हैं, गंदे होते हैं, दे आर डर्टी एंड दे आर वायलेंट, वे मारपीट करते हैं, उनसे डरते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वायलेंट होते हैं। और ये चीजें जो भ्रांति जो बनी है, ये बॉलीवुड से या मीडिया से वो लोग ऐसे इस तरह से पिक्चराइज करते हैं अपनी फिल्मों में कि लोगों को लगता है कि हर कोई जो मानसिक व्यक्ति है ऐसा ही होगा। उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के जो पिक्चराइज किया होता है वो एक एग्जाम्पल है, बट उसको कॉमन करके लोगों के मन में डर और भ्रांति पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक झाड़ फूंक से, जादू टोने से या धार्मिक किसी कार्यकलाप से ठीक हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी मंदिरों में, मस्जिदों में और अपने दूसरे ऐसे प्लेसेस पे लेके जाते हैं जहां फेथ हीलिंग होती है और बहुत सारे पेशेंट्स निग्लेक्टेड होते हैं। इसके अलावा एक जो भ्रांति जो है लोगों में कि एक बार मानसिक रोग हो गया तो सारी उम्र के लिए लेबल हो गया। जो लेबल है, लेबल इज फॉर बॉटल्स, नॉट फॉर पीपल। लोगों जो
ह्यूमन बींग्स के लिए लेबल नहीं होता है। लेबल तो अगर आज किसी को बीमारी है, आज आपको हाइपरटेंशन है, आपने ट्रीटमेंट दिया, आप ठीक हो जाएंगे। आपको जुकाम है, आपको बुखार है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मानसिक रोगी के बारे में ये है कि एक बार मेंटल ऑलवेज मेंटल, वो एक बहुत गलत धारणा है कि भाई मानसिक रोग भी दूसरे शारीरिक रोगों की तरह ही होता है और उसका इलाज संभव है बाकायदा प्रॉपर डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से और रेगुलर फॉलोअप से पेशेंट्स वापस डिग्निटी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ये एक जो भ्रांति लोगों में दूर होनी चाहिए कि वंस ए मेंटल ऑलवेज ए मेंटल। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो हमारे पास 10th 12th पढ़ने के टाइम में आए और उसके बाद वो डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अफसर या बन गए और अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार मेंटल हो गया तो वो हमेशा के लिए मानसिक रोगी हो जाएगा। राइट। और आपने नशा मुक्ति यानी डी एडिक्शन पर भी बहुत काम किया है और नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नशे के बारे में मैं जब गंगानगर में प्रैक्टिस में आया तो ये क्योंकि बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर है, तो यहाँ नशे की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो हमने देखा कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कुछ मानसिक रोग इसलिए हो जाते हैं कि उनके घर में कोई मानसिक नशा से पीड़ित लोग हैं कि अगर हस्बैंड को नशे की आदत है तो वाइफ उसकी बीमार हो जाती है, उसको डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि वो मारपीट करता है नशा। इसी तरह मदर आती है डिप्रेशन में क्योंकि उसका बेटा नशा करता है। इसलिए एक तो ये है कि नशे से परिवार में समस्या आती है और मानसिक रोग परिवार में हो सकता है। दूसरा, किसी को मानसिक रोग है और वो उसको ठीक करने के चक्कर में नशा लेना शुरू करता है, अपने सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए नशा शुरू करता है और वो एडिक्ट हो जाता है। तीसरा, कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जिनमें नशे की आदत ज्यादा हो जाती है और मुश्किल से ठीक होती है। इसके अलावा जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है उनमें मानसिक रोग भी ज्यादा होते हैं। नशे की दवाइयां कुछ ऐसी हैं, सबसे ज्यादा कॉमन जो है कैनाबिस, भांग, गांजा, चरस, उनको इस्तेमाल करने से नशे की आदत तो होती ही होती है, मानसिक बीमारी भी होती है। इसी तरह शराब का नशा करने वालों को शराब करने से, शराब छोड़ने के वक्त भी मानसिक बीमारी के लक्षण आते हैं। तो इनका एक दूसरे के साथ संबंध है, आपसे में एक दूसरे का समान एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। मानसिक रोग, नशा, नशे से फिर मानसिक रोग, और वो केवल अपने में ही नहीं परिवार तक भी चला जाता है। अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल है कि कुछ फैमिलीज ये मेंटल इलनेस या मेंटल इश्यूज को स्टिग्मा के लिए उन लोग हाइड करते हैं। आप उस फैमिलीज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये मानसिक रोग जो है वो कोई मानसिक रोगी जानबूझ के नहीं करता है, ना ही वो गलत है, ना ही वो गंदा है। उसका उन मानसिक रोग होने में आपका कोई कसूर नहीं है, तो आपको ग्लानि भी नहीं होनी चाहिए, गिल्टी नहीं फील करना चाहिए और शर्म नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से जुकाम, खांसी, कैंसर और शुगर का इलाज करा सकते हैं आप, उसी तरह मानसिक रोग का इलाज कराने में क्या आपत्ति है, क्या देर करते हैं। जितना भी आप मानसिक रोग का इलाज कराने में देर करेंगे उतना ही मुश्किल इलाज होगा और ठीक होने में भी समस्या आएगी और कोई न कोई कमी रह जाएगी जितना देर करेंगे। अभी ऐसी स्टडीज ठीक, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ऐसी स्टडीज हुई है जिसमें पाथवेज टू केयर कि जब मानसिक रोग होता है हमारी समाज में तो उसको साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। 6 महीने से 8 महीने तक का वक्त लग जाता है।
पहले वो अपने प्रीस्ट के पास जाते हैं, पुजारी के पास में, बाबा के पास में, फिर उसके बाद लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, फिर जाकर के फिजिशियन के पास, फिर जाके साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो उतने में 7-8 महीने में बाद जाकर के पहुंचते हैं साइकेट्रिस्ट, और बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत मुश्किलें आती हैं इलाज में। अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल है कि कोविड-19 के दौरान आपने डॉक्टरों और सोल्जर्स यानी सैनिकों और माइग्रेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया है, और ये पैंडेमिक ने रेजिलियंस यानी लचीलेपन के बारे में क्या सिखाया? पेंडेमिक के टाइम स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, और अच्छा। जो हमारा सोशल सिस्टम था मिलने जुलने का, वो खत्म हो गया था। इसलिए जो हमारी समस्याएं बढ़ गई थी, तो बहुत सारे पेशेंट्स डिप्रेशन के, एंजाइटी के आए, और उसके अलावा डेथ्स हुई बहुत ज्यादा रिश्तेदारों में। तो उसका जो ग्रीफ था वो भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, और किसी भी घर में कोई डेथ होती है उसको टॉलरेट करने में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जो हम लोग बैठते हैं 8 दिन 10 दिन तक, लोग इकट्ठे होते हैं, हम अपने आप की बात, मन की बात उनसे शेयर करते हैं। तो वो चीजें बंद थी, और उसकी वजह से साइकेट्री पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़े थे। और मुझे गर्व है कि इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने उस टाइम एक टास्क फोर्स बनाई थी, कोविड-19 टास्क फोर्स जो थी। डॉक्टर या प्रेसिडेंट हमारे थे लखनऊ से, उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, और मुझे मौका मिला उस टास्क फोर्स में काम करने का। और हमने 2 साल तक उस टास्क फोर्स में बहुत सारे प्रोग्राम किए, जिसमें मानसिक रोगों को जल्दी से समझना और उसका इलाज करना, और प्रिवेंशन में। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, जिसमें रेजिलियंस को इम्प्रूव करना, कि अपनी जो क्षमता है, दुख को शांत करने की क्षमता है, उसके लिए योग, प्राणायाम, काउंसलिंग और बहुत सारी चीजें ऐसी आई। और सोशल कनेक्टेडनेस, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, वो भी बहुत मददगार साबित हुआ। अच्छा, राइट। और सर जी, अब तक बहुत शानदार और बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन चली है, और अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला जोड़ के थोड़ा और स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड को शुरू करेंगे। Shall we get started with the second rapid fire round? मेरे तरफ से पहला सवाल आपको, ये सेकंड रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो आप क्या लिखोगे उसके ऊपर? माइंड योर माइंड। माइंड योर माइंड, वाओ, बहुत बहुत ही पावरफुल है। और आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन होगा और क्यों? किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन होगा और क्यों? दीप्ति नवल। दीप्ति नवल, ओके। और आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? नशा मुक्ति के ऊपर पूरा देश एकदम काम करेगा। और डी एडिक्शन, जो डी एडिक्शन के ऊपर, और जो स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और राइट, सबको ट्रीटमेंट के लिए राजी करने के लिए कोशिश करें। राइट। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? डियर जिंदगी। डियर जिंदगी। ओके। और आपके करियर का सबसे संतोषजनक पल कौन सा रहा है? लाइक व्हाट इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट? जब मुझे पेशेंट ने आकर के ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज से 25 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैं
डॉक्टर विद्यासागर के पास गया था, और आज मैंने अच्छा। अपनी बात आपसे कही, तो मैं जब जा रहा हूं तो मुझे उनकी याद आ रही है कि भाई वैसी ही फीलिंग आई है मुझे। एक्सीलेंट। मोस्ट सेटिस्फाइंग। और स्ट्रेस दूर करने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? मेरा पसंदीदा तरीका है दोस्तों के साथ बात करना, दोस्तों से मिलना। और दूसरा तरीका है किसी के भी साथ, अपने परिवार वालों के साथ या किसी दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना और बातें। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? कि जिस आदमी से आप मिलना चाहें वो आपके सामने जब आप याद करें तो आ जाए, चाहे वो जिंदा है या नहीं। इंटरेस्टिंग। और फिर से मेन स्ट्रीम जाएंगे, और मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक ही गोल्डन रूल बताना हो जिसे हर कोई फॉलो करे, तो वो क्या होगा वो गोल्डन रूल? गोल्डन रूल, या डोंट एक्सपेक्ट एंड लर्न टू एक्सेप्ट। कि किसी से उम्मीद मत रखें, अच्छा। जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करें। अच्छा। जिंदगी में जो मिलता है उसे एक्सेप्ट करें, किसी से एक्सपेक्ट मत करें। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो भी दुखी होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी दुखी होंगे। तो ये रूल अगर आप बनाते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी काफी शांत और इजी हो सकती है। That's a very bold and बहुत डीप, बहुत गहराई सा एडवाइस है। थैंक यू सो मच। और मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंसाइटफुल था ये कन्वर्सेशन। आपको टीजीवी हिंदी में आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, एंड आई एंजॉयड योर रैपिड फायर राउंड, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। फिर भी आप एक्सेप्ट करेंगे, मैंने बोला भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको हमारे प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। और डॉक्टर अनिंदा, थैंक यू वंस अगेन फॉर कनेक्टिंग योर डैड डॉक्टर रूप सिधाना जी। तो दोस्तों, आज का सामान्य ज्ञान है साइकियाट्री और मेंटल वेलनेस के बारे में। और पहला फैक्ट है कि आपको पता है कि भारत का पहला जनरल हॉस्पिटल जिसमें मनोचिकित्सा यूनिट बनी थी वो 1933 में अमृतसर के जनरल हॉस्पिटल में शुरू हुई थी। यह मानसिक स्वास्थ्य को मुख्य धारा की दवा व्यवस्था में लाने का टर्निंग पॉइंट था, which means this starting a psychiatry unit in 1933 in Amritsar Hospital has paved the way for more of getting or bringing psychiatry into mainstream medicine। और दूसरा फैक्ट है कि विंस्टन चर्चिल जो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, उन्होंने अपनी डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की थी और उसे अपना ब्लैक डॉग कहा था। और उस समय जब मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना आम नहीं था और उनकी खुलकर बात करने से स्टिग्मा कम होने में मदद मिली। तो ये था आज का ट्रिविया, आज का सामान्य ज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। और आपको भी कुछ और फैक्ट्स पता है तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और आपको कोई डॉक्टर के बारे में पता है जो अच्छी तरह से इनिशिएटिव लेकर ये मानसिक स्वास्थ्य के स्पेस में काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com।
और मैं हूं नवीन सामला, आपके हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।